ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर रात गए की पुररौनक ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस ट्रांसमिशन का मरकज़ी किरदार आप लोग हैं। ये बज़्म, ये महफ़िल आप लोगों के लिए बपा की जाती है। आपसे हमारा राब्ता इस ट्रांसमिशन में रहना बहुत ज़रूरी है। आपके कमेंट्स के ज़रिए, आपके सवालात के ज़रिए, आपके ख़यालात के ज़रिए हम इस ट्रांसमिशन को बेहतर करने में कामयाब हो रहे हैं। आपसे हमारे राब्ते के बहुत से तरीके हैं। एक तो फेसबुक है ना, फेसबुक पे हमारा पेज है रात गए, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, अपना कोई ख्याल शेयर कर सकते हैं। ट्विटर पे हमारा ट्विटर हैंडल है, वो भी रात गई है। और अगर आप ईमेल पे अपने ख्यालात का इजहार करना चाह रहे हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है raatgaye@ptv.com.pk। अगर लाइव कॉल करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर आपको नज़र आ जाएंगे, वो नंबर नोट करें, इस ट्रांसमिशन में कॉल करें। हमारे मेहमानों के हवाले से अगर कोई बात करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। इब्तदा में हम टेलीफोन कॉल्स लेने से ज़रा घबराते थे, क्योंकि बहुत से प्रोग्रामों में हमने देखा लोग टेलीफोन कॉल में सिर्फ यही बात करते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सेट बहुत अच्छा है। जो अदबी इल्मी बात है वो कम होती थी। आहिस्ता आहिस्ता हमने टेलीफोन कॉल्स लेने का सिलसिला शुरू किया और उसका नतीजा ये हुआ कि अब जो इस प्रोग्राम में कॉल्स आती हैं वो बड़े खासे की चीज़ें होती हैं। इस ट्रांसमिशन में जैसे कि आपको पता है कि हम बड़े बड़े नामवर लोगों को दावत देते हैं जिनका ताल्लुक किसी भी तरह से फ़नून लतीफ़ा से होता है, और वो दानिश्वर लोग, वो मशाहिर आकर अपने फ़न का मुजाहिरा करते हैं, चाहे उनका ताल्लुक मौसीकी से हो, शायर हों, नावल निगार हों, अफसाना निगार हों। उनसे बात करने का मकसद ये होता है कि हम सब, जिसमें आप भी शामिल हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। कुछ सवालात इस ट्रांसमिशन के नतीजे में हमारे सामने आए और आज के जो मेहमान हैं उनसे उन सवालात पर बात ज़रूर होनी चाहिए। सवाल ये हुआ कि बहुत से लोग ऐसे आए जो किसी एक फील्ड उन्होंने अपने लिए चुनी और सारी उम्र उसमें काम करते रहे। जैसे किसी ने शेर लिखना शुरू किया तो सारी उम्र शेर ही लिखा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ़नून की मुख्तलिफ जहतों को देखा, परखा, जाना और उनमें काम किया। सही या गलत की सूरत में जवाब नहीं चाहिए। असल सवाल ये है कि क्या किसी एक फ़न से तख्लीक कार की तशफ़ी नहीं होती तो वो किसी दूसरे फ़न की तरफ जाता है। हमारे जो मौजूद मेहमान आज आए हैं उनसे हम इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन व हज़रात, एक दफ़ा फिर आपको रात गए की पुररौनक ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। जब हम स्टेज की इस साइड पर आ जाएं, इसका मतलब ये है कि हमारे मौजूद मेहमान अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखते हैं और अब उनके तारुफ़ का मरहला है। हमारे जो पहले मेहमान हैं बड़े मारूफ शायर हैं और सारी दुनिया में जाने माने और पहचाने जाते हैं। बहुत सारी कुतुब आ चुकी हैं इनकी और बहुत सारे एवॉर्ड्स इनको मिल चुके हैं, लेकिन उन एवॉर्ड्स को गिनवाने का फ़ायदा इसलिए नहीं कि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जब ये बड़े लोग इनको कोई एवॉर्ड देता है तो एक्चुअली वो उस एवॉर्ड की इज़्ज़त होती है। ये हमारे माशरे के वो दानिश्वर हैं जो जमालियात को फ़रोग़ दे रहे हैं, चीज़ों को बेहतर बनाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ना सिर्फ खुद शेर लिखा और बहुत अच्छा शेर लिखा, इन्होंने प्रमोट भी किया किताब कल्चर को पाकिस्तान में। मावरा इनका पब्लिशिंग का इदारा है, सारी दुनिया में जाना जाता है और उर्दू अदब के लिए इस इदारे की खिदमात बेपनाह हैं। मैं बड़े एहतराम से शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब खालिद शरीफ साहब, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम की एक रीत ये है कि बहुत सीनियर लोगों के साथ हम नए लिखने वालों को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अदब को हमने महदूद किसी एक उम्र में, किसी एक दहाई में नहीं कर देना। हमारे साथ जो खातून मौजूद हैं बहुत सारे शोबों में इन्होंने काम किया।
सोशल मीडिया पर नए राइटर्स को प्रमोट करने में इन्होंने बहुत काम किया। आज़ाद नज़्म भी लिखती हैं, अफसाना भी लिखती हैं, नावल इनके 2 आ चुके हुए हैं और मुशायरों में शिरकत नहीं करती। क्यों नहीं करती, इस पे बात होगी। बहुत शुक्रिया फौजिया भट्टी साहिबा, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ। शुक्रिया। हमारी तीसरी मेहमान जिनके ज़िम्मे आज गुलकारी का फरीज़ा है, राजस्थान की आवाज़ हैं गुलकारा रेशमा, बहुत बड़ा नाम, उनसे इनका वैसे भी रिश्ता है और कल्बी रिश्ता भी है। नसीबो लाल की ये बहन है और राजस्थान वो सरजमीन है जहाँ से मेहदी हसन खां साहब की आवाज़ हमने सुनी थी। मैं बड़े एहतराम से इस्तकबाल करता हूँ फरहा लाल को आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ लाए। खालिद साहब, कहाँ से बात शुरू करें? इब्तदा की शायरी से शुरू करें या मावरा से शुरू करें? इब्तदा से कीजिए। इब्तदा से कीजिए। कैसे शेर की तरफ ध्यान गया? अमार, मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है और वहीं मेरी इब्तदाई स्कूलिंग हुई है। मिशन स्कूल से मैंने मैट्रिक किया और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से मास्टर्स किया। तो मैट्रिक करने के बाद जब फर्स्ट ईयर में मैं दाखिल हुआ तो पहले ही दिन मैंने नोटिस बोर्ड पे एक मिसरा तरह लिखा हुआ देखा कि ये कॉलेज का होम मुशायरा हो रहा है। अच्छा। तो वो मिसरा जो था कुछ इस तरह था कि निशाते बेखुदी से जब तेरा दिल आशना होगा, ये था मिसरा। तो मैंने कहा अच्छा, मैं ये है कि अमार, मैंने 6ठी जमात से मैट्रिक तक साइंस नहीं पढ़ी बल्कि पर्शियन पढ़ी, ठीक, और उर्दू पढ़ी। तो वो थोड़े से बैकग्राउंड पर्शियन का वो बना हुआ था और 10वीं जमात तक जाते जाते हमने कुछ सादी, कुछ रूमी, कुछ हाफिज पढ़ लिया था। तो मैंने कहा कि मैं इस पर ट्राई करता हूँ। तो मैंने एक गज़ल उस पर लिखी, 7-8 शेर लिखे और अपने पर्शियन के उस्ताद उनके पास ले गया। ठीक, ये पहली काविश थी? पहली काविश, बिल्कुल। उन्होंने 2-3 मिसरे जो थे उनमें कुछ तब्दीली की और उन्होंने कहा जाओ पढ़ दो। अच्छा। तो मैंने आके वो गज़ल पढ़ी और अब तो नहीं, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी, लेकिन उस वक्त बहुत बेस में थी और बहुत अच्छी थी। नहीं, ये आपको कैसे ख्याल हुआ कि अब अच्छी नहीं है? तो बहरहाल ये हुआ कि इत्तफाक ऐसा हुआ कि उस गज़ल पे अव्वल इनाम मिल गया। अच्छा। और वहाँ से हम रजिस्टर हो गए एज पोइट फर्स्ट ईयर में ही। ठीक ठीक। बउम्र 15 साल। ठीक। अगले रोज़ मुझे स्टूडेंट्स यूनियन के दफ्तर में तलब किया गया। वहाँ जो सदर साहब थे, मुझे नाम याद है चूँकि वो पहला मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो जमशेद मुजफ्फर हाशमी साहब सदर थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो शायर निकले, हमें तो पता नहीं था। तो अब ये है कि गुजरात में एक बैनुल कुलियाती मुशायरा हो रहा है, तो हम तुम्हें और एक और साहब को वहाँ भेजेंगे और 200 रुपया तुम्हें हम TADA भी देंगे। ठीक। तो उस वक्त जबकि 20 रुपये फीस थी कुल, उस वक्त 200 रुपया तो इट वॉज हेल ऑफ मनी। तो हमने कहा जी हम जाएंगे। बस ये सिलसिला फिर वहाँ से शुरू हुआ। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये हम चलते गए और एक जगह जाना, वहाँ मुशायरा पढ़ना, बाज़-औक़ात मालूम होना कि वहीं से आगे चले जाना है। अच्छा, यानी मुशायरे पे मुशायरे रायलपुर पहुँचे, वहाँ मुशायरा पढ़ा तो वहाँ मालूम हुआ कि वहाँ तो हसन निसार भी मिले हैं और वहाँ इफ्तिखार नसीम भी मिल गए हैं और वहाँ अजमल न्याजी भी आए हुए हैं मियाँ वाली से और महमूद शाम झंग से आए हुए हैं और ये सारे दोस्त। और वहीं उन्होंने कहा कि यार अब टोबा टेक सिंह में एक मुशायरा है, उसका मिसरा तरह ये है, तो चलो वहाँ चलते हैं। अच्छा। तो वहाँ से सीधे वहाँ चले और हफ्ता 2 हफ्ता गुजारने के बाद कुछ कप, कुछ ट्राफियाँ इकट्ठी की, फिर कॉलेज पहुँचे। तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहा और वो दोस्तियाँ भी चल रही हैं आज तक, जो कि अटक में बनी। वहीं परवीन मलिक जो यहाँ पंजाबी अदबी बोर्ड के इस वक्त डायरेक्टर हैं, वो स्टूडेंट थी वहाँ, हमारा इस्तकबाल किया करती थी शुअरा का वहाँ पे। और उस ज़माने में वो को एजुकेशन कॉलेज था। अच्छा। उस ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज कैम्बलपुर जो कहलाता था। तो इस तरह ये शेरी सफ़र का आगाज़ हुआ है हमारा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये पता है कि जो तालिब इल्म एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मुशायरा या शेर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आते हैं, गैर निसाबी सरगर्मी, वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अच्छा, मैंने जब आपका प्रोफाइल देखा तो आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मास्टर्स भी किए हुए। तो मतलब वो सिलसिला कैसे चलता रहा? अच्छा देखिए, उसमें यह है कि मैट्रिक में भी फर्स्ट क्लास थी
और जब ये 4 साल की शायरी के बाद बीए का इम्तहान दिया तो उसमें फर्स्ट क्लास आई। ठीक। अच्छा, और मैं यूँ कहूँगा चूँकि वो ज़बान आपके अपने भी घर की लौंडी है, असल में मुझे उसने बेनिफिट किया पर्शियन ने। ठीक, बिल्कुल सही है। यानी यूँ समझिए कि पर्शियन में मेरे 80% मार्क्स आ रहे हैं और बाकी सबको कवर कर रहे हैं। ठीक। और पढ़ लेता था मैं। इन चीज़ों ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और मैं ये कहूँगा कि अगर आदमी थोड़ा सा तवाज़ुन रखे, थोड़ा सा बैलेंस रखे, तो शेर व अदब जो है वो कोई नुकसान नहीं देता। नुकसानदेह चीज़ नहीं है, लेकिन पर्शियन और उर्दू इसमें मास्टर्स की तो समझ आती है जी। इकोनॉमिक्स कैसे किया? जी, असल बात यह है कि ग्रेजुएशन जब मैंने वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज से किया तो मालूम ये हुआ कि यहाँ इकोनॉमिक्स की क्लास इस दफ़ा से शुरू होने वाली है। ठीक। तो अमाल साहब, हमारे जैसे लोगों का एक मसला मुआश का भी होता है। ठीक। तो ये भी जहन में था कि किसी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में पहला मास्टर्स करना चाहिए। ठीक। ताकि कोई नौकरी भी मिल जाए। सही। तो इसलिए फिर इकोनॉमिक्स की तरफ आए। गो वो मिजाज के साथ लगा नहीं खाती थी इकोनॉमिक्स, लेकिन हमने मास्टर्स वो कर ही लिया। और उसके बाद जो बाकी फिर अपनी तस्कीन के लिए किए। ठीक। अच्छा फौजिया, आप बहुत सारी फील्ड्स में काम करती हैं, अफसाना भी लिखा, नज्म भी लिखी, नावल भी लिखा, सोशल मीडिया पे भी काम किया। किस हवाले को आप अपना सबसे तवाना हवाला समझती हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और अभी जैसे खालिद साहब ने कहा कि हर लिखने वाले को एक ज़रिया माश भी उसके लिए ज़रूरी होता है। तो अगर इनर सेटिस्फेक्शन की बात कहेंगे तो आई वुड लाइक कि मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूं और शायद मेरा अगर कहीं से वजीफ़ा लग जाए या कोई मुझे अडॉप्ट कर ले तो मैं काम नहीं करूं। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइज तवाना की आप बात करते हैं जिसमें आपके पास कुर्सी भी है, पावर भी है, और फिर आप उसका मुस्बत तरीके में इस्तेमाल करते हुए लेकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मेरा यही काम है कि बहुत सारे नए राइटर्स को हमने, जिस वेबसाइट के लिए मैं काम करती हूँ उसमें हमने फॉर फ्री हर पाकिस्तानी को ये चांस दिया कि आप लिख कर भेजें, भले ही कंपोज भी नहीं हुई हो। ठीक। वो भी सहूलत हम अपने दफ्तर में उनको देंगे और फॉर फ्री उनकी तस्वीर और उनकी शायरी या उनके कॉलम्स या उनका अफसाना जो भी है वो हम उनके लिए लगाएंगे। मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत मुझे इससे तसल्ली और तस्कीन भी रही कि ऐसा नहीं है कि मैंने कभी अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। और वाकई एक तो तवाना तो ये है ही, एक अंदर से भी आपको हरारत और तवानाई मिलती है जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं। दीगर हवाले हैं, मेरा सवाल उनकी तरफ था कि आप अफसाना, नावल, शायरी किसमें से ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं? कंफर्टेबल डिपेंड्स कि अब लाइफ जितनी बिजी हो गई है और हम लोगों को साथ साथ अपनी जॉब्स भी करनी है और फिर इतनी बेचैनी बढ़ जाती है कि आप कुछ दिन अगर नहीं लिखें तो लिटरली आप भी लिखने वाले हैं, जाहिर बात आपको पता है कि हम लोगों को तो इंसोम्निया तक डेवलप हो जाता है, और अगर कोई कहानी है तो वो रात को आपको जगाकर बोल रही है कि भाई अब उड़ जाओ, अब हमें लिख लो। या इवन इफ यू आर ड्राइविंग तो आपका कैरेक्टर आपके साथ आके बैठ जाता है और वो बोलता है कि यार इतने देर हो गया तुमने मतलब बात ही नहीं की है, पूछा ही नहीं है। तो उसके अंदर डिपेंड करता है कि लाइफ का क्या फेस चल रहा है। जो मुझे सबसे अच्छा अपना लिखने का लगता है वो मेरी ये शॉर्ट स्टोरीज है। हालांकि वो कि मेरे नॉवल जो हैं ऑनलाइन ज़्यादा लोग उन्हीं को प्रेफर करता है पढ़ना, और अगर कभी हम उसमें रीडिंग में भी जाएं तो अब तक ज़्यादा रीडरशिप उसी की है। लेकिन जो ह्यूमन गिल्ट के ऊपर मैंने कहानियाँ लिखी हैं मेरी कहानियों के नाम से, वो मुझे सबसे अच्छी लगती है। एक तो बात जल्दी ख़त्म हो जाती है और बहुत बड़ी बात बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और आपको समझ आ जाती है। ठीक। अच्छा, शेर सुनने का शौक है? ओह बहुत बहुत। तो खालिद साहब से दरख्वास्त करें। ज़रूर, बिल्कुल। जी खालिद साहब, शायरी के हवाले से आज की महफिल का आगाज़ किस चीज़ से करेंगे? 2 अशार से मैं करना चाह रहा हूँ। जी इरशाद। इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं। आहा, इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं। इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जागती पलकों पे कुछ ख्वाब हुआ करते हैं। बहुत अच्छे। और हर कोई रो के दिखा दे ये ज़रूरी तो नहीं, खुश्क आंखों में भी सैलाब हुआ करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बल्कि दोबारा सुनाए, खुश्क आंखों में भी। जी। इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं, वाह। जागती पलकों पे कुछ ख्वाब हुआ करते हैं, हर कोई रो के दिखा दे ये ज़रूरी तो नहीं, खुश्क आंखों में भी
सैलाब हुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। मौसीकी के सिलसिले की तरफ चलते हैं। अब से बालों को सिर्फ वॉश नहीं करूंगी, उन्हें दूंगी नशोनुमा और मजबूती। बिकॉज न्यू पैंटीन इज मोर देन जस्ट अ शैम्पू। इसमें है ऑयल की ताकत लिए प्रो विटामिन जो दे नशोनुमा और मजबूती जड़ों से सिरों तक। बालों को सिर्फ वॉश मत करो, उन्हें बनाओ स्ट्रॉन्गर, थिकर, सिर्फ 14 दिनों में। बिकॉज स्ट्रॉन्ग इज ब्यूटिफुल। न्यू पैंटीन, नया सबसे बेहतर पैंटीन सिर्फ 5 रुपए के साशे में। रंग का नया मजा बनाए, लाजवाब चाय, रंग खिला खिला जगाए, खुशबू ऐसी कि दिल को भाए, मजा इसका सुबह पे रह जाए। अब तरंग से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय। फराह लाल बैठी हैं पूरे तम तराक के साथ। किस चीज से आगाज करेंगी, क्या सुनाएंगी पहले? मैं मैडम रेशमा जी का सॉन्ग एक सुनाऊंगी आपको। जी बहुत अच्छा है जी, आप सुनाएंगी तो अच्छा ही हो।
भाई फराह बहुत अच्छा आप गा रही हैं, बहुत अच्छा गा रही हैं। और जैसे रात गए की महफिल सजती है, जैसे हमारी ख्वाहिश होती है, वैसे ही महफिल शुरू हो चुकी है। खालिद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने अपने ज़माना तालिब इल्मी का जिक्र किया। अच्छा, जो सीनियर लोग हैं वो नौजवान शौरा को ज़रा मुश्किल से मौका देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो तालिब इल्मी के ज़माने में एक्सेप्टेंस बड़े लेवल पे सीनियर में हो चुकी थी? जी हाँ, दुरुस्त है कि सीनियर्स जो हैं वो उनके बारे में ये एक आम तासुर है कि शायद वो इनकरेज नहीं करते, लेकिन मैंने तो यही देखा है कि अगर टैलेंट है और थोड़ा सा अदब आदाब का भी ख्याल है तो सीनियर्स पूरी तरह साथ देते हैं। लेकिन वो ज़मीर जाफरी साहब वाला क्या किस्सा था? हम अभी इस तसलसल में चले आ रहे थे कि बैनुल कुलियाती मुशायरे मैं पढ़ रहा था, और अब आप यूँ समझ लीजिए कि मैं कोई 200 बैनुल कुलियाती मुशायरे पढ़ चुका हूँ। 200? हाँ जी, मैं पढ़ चुका हूँ इतने मुशायरे। अच्छा। इतना वक्त जो है वो दे चुका हूँ शायरी को, और दर्जनों दोस्त जो हैं जो कि आज के सरकर्दा लोगों में शामिल हैं वो दोस्ती की सफ़ में शामिल हो चुके हैं। मुझ जैसा हिच मैदान भी उसमें शामिल है। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जेहलम में एक मुशायरा हो रहा है इस वक्त, और ज़मीर जाफरी साहब उसमें बैनुल कुलियाती मुशायरे के चीफ गेस्ट भी हैं और चीफ जज भी हैं। अच्छा, ठीक। और हमने हस्ब रवायत तरह पे गज़ल पढ़ी है और नतीजे के इंतज़ार में बैठ गए हैं। तो जाफरी साहब स्टेज पे आते हैं और मुझे मुखातिब करके कहते हैं कि खालिद शरीफ, पिछली 4 जगहों से मैं तुम्हें अव्वल इनाम देता चला आ रहा हूँ, अच्छा, और आज भी तुम्हारा अव्वल ही इनाम बन रहा है, लेकिन आज मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे बाद आने वाले दूसरे शख्स को अव्वल इनाम दूंगा, और तुम्हारा इनाम यह है कि तुम वहाँ से उठो और हमारे दरमियान आके बैठ जाओ। वाह वाह। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा इनाम और कोई नहीं था। और अम्माल साहब उसके बाद फिर मैंने बतौर तालिब इल्म कभी नहीं पढ़ा, बल्कि फिर शुअरा में शामिल होकर एक जूनियर पोजीशन में शुअरा के साथ पढ़ता रहा। अच्छा, इसमें देखिए 2 लोगों की बड़ाई बयान होती है इस वाक़े में। एक तो उस नौजवान शायर की जिसने इतना अच्छा शेर लिखा कि उसे एक सीनियर, बहुत सीनियर शायर ने दरख्वास्त की कि आप हमारे साथ आकर बैठे। दूसरा बड़ाई इसमें ज़मीर जाफरी साहब की। जी, बहुत बड़ा दिल चाहिए जी, कि एक नौजवान को, एक बच्चे को जी, जी, आके कहना कि हमारे साथ बैठें और आइंदा इसी तरह पढ़ा करें। और अमार वो उनकी आदत थी कि वो अपनी डायरी डेली लिखते थे, और उनके इंतकाल के बाद उनकी डायरियाँ शाया हो चुकी हैं, और उनमें ये वाक़या उस तारीख को दर्ज है। ठीक, बिल्कुल लिखा होगा। और ज़मीर जाफरी साहब के हवाले से जब गुफ्तगू हो रही है तो लोग ज़्यादातर उन्हें एक फ़िकाहिया शायर के तौर पर जानते हैं, लेकिन जितनी खूबसूरत उन्होंने नस्र लिखी है, और वो संजीदा शायर भी, संजीदा शायरी, गनर शेर खान और ऐसी नज़में उनकी कमाल की नज़में हैं। बल्कि आपको यकीनन आपको तो पता होगा, नाजरीन को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ज़मीर साहब जब ज़ाहिर इम्प्रेशन बन जाता है ना एक शायर का कि एक रोमांटिसिस्ट है, एक संजीदा शेर कहता है, एक इनकलाबी से शेर कहता है। ज़मीर साहब का ज़ाहिर है लोग ये समझते थे कि वो फ़िकाहिया शेर कहते हैं, तो वो बाज़ औक़ात कहते थे कि यार ऐसा भी हुआ है कि मुशायरे में जाके उन्होंने संजीदा शेर या गज़ल सुनाई है और लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। और शायद इसकी वजह यही थी कि जब उन्होंने अपना संजीदा कलाम शाया किया तो उसका नाम ही संजीदा कलाम लिखा। जी, मतलब वो कोई और नाम लिख देते तो लोगों ने उसको संजीदगी से नहीं लेना था। तो फिर उसके बाद पहली किताब तक का सफ़र कैसा रहा? हाँ जी, ये दास्तान ज़रा थोड़ी सी जो है दिल खराश है। दिल खराश? जी, ये बड़ी पहली किताब जो आपने बात की। हाँ हाँ। क्योंकि इसी दौरान ये हुआ कि मैंने मावरा की बुनियाद रखी रावलपिंडी में। ठीक। और ये है 1975 में, और मैंने रिक्वेस्ट की फराज साहब से, तो फराज साहब ने अपनी किताब नायाफ्त मुझे दी। उस वक्त तक उनकी 2 किताबें शाया हो चुकी थी, तन्हा तन्हा और दलदाशो। दलदाशो यहाँ मकतबा फ़नून से कासमी साहब ने शाया की थी, और तन्हा तन्हा अल तहरीर ने शाया की थी। तो नायाफ्त उन्होंने मुझे दे दी और हमने वो किताब छापी और बड़ी खूबसूरत करके छापी, वो बड़े खुश हुए। इसके बाद हम चले गए रज़िया भट्ट के पास, उनसे एक नावल लिया हमने और वो नावल भी खूब बिका, और उसके बाद ये सफ़र शुरू हो गया।
ठीक। फिर सन 76 में मैं लाहौर आ गया। लाहौर आकर मैंने यहाँ बड़े बड़े जो राइटर्स थे उनसे रब्ता किया, और जिसमें मुजफ्फर वालसी थे, कतील शिफाई थे, अमजद इस्लाम अमजद थे, मोहसिन नकवी थे, और उनकी किताबें मैंने शाया की, जिनमें से बहुत से लोगों को इंट्रोड्यूस भी पहली किताब से कराया। और जो आपका सवाल है कि इस सारे सफ़र के दौरान अपनी शायरी पीछे होती चली, अपनी किताब पीछे चली, यानी किताब की किताबत हो गई यूँ समझिए कि सन 76 में। अच्छा। इसके बाद अब सोचा इसको प्रेस में नहीं, अब अमजद साहब की किताब आ गई, अब ये छाप देते हैं। अच्छा, फिर थोड़ी सी तैयारी की तो नहीं, अब तो मोहसिन की किताब आ गई है, मोहसिन की किताब छाप देते हैं। और इस तरह मैंने कोई 8-10 साल गुजार दिए, और एक बड़ा मखसूस किस्म का कागज़ मैंने अपनी किताब के लिए लेकर मावरा की बेसमेंट में रखा हुआ था। जब उसकी बारी आई तो वो जुड़ चुका था। बहरहाल मेरी पहली किताब ना रसाई, ठीक, ये गालबन 88 में इसका पहला एडिशन आया, और अमाल साहब इसके 25 एडिशन अब तक आ चुके हैं इस किताब के, और इसे नेशनल बुक काउंसिल अवार्ड मिल चुका है। ये कहानी अभी हम यहीं रोकेंगे, इसी तसलसल से आगे चलेंगे। हमारे साथ एक और खातून भी बैठी है। अच्छा, ये किताब, एक तो आपका पब्लिशिंग का इदारा मावरा, ये ऑनलाइन वाले लोग जी, ऑनलाइन शायरी, अदब और अफसाने की प्रमोशन से क्या किताब की अहमियत कम नहीं हो रही? नहीं, क्योंकि किताब जो असली कारी है, जिसने किताब पढ़नी है, जब तक उसके हाथ में कागज़ का वो टच नहीं आएगा, किताब तो देखिए फिर भी बिकेगी। क्योंकि अब भी किताब के मेले होते हैं, हर शहर में होते हैं, और शुक्र है कि अब काफ़ी अरसे के बाद होना शुरू है और कामयाब भी हो रहे हैं। अभी हम लोग यही बैक स्टेज बात कर रहे थे कि किताब तो बहरहाल बिक रही है। ऑनलाइन का फ़ायदा आपको ये है कि जहाँ पर आपकी एक्सेस नहीं है किताब तक, तो आपके लिए बहुत आसान है कि लेट्स सपोज कि यू आर नॉट इन पाकिस्तान, यू आर आउट ऑफ पाकिस्तान समवेयर, और आपको पता चलता है कि अच्छा यार एक राइटर है जो बहुत नया है, अच्छा लिखने वाला है, ये वो, तो आप सबसे पहले उसको आप जाकर सर्च इंजन में डालते हैं और वो आप उसको निकाल लेते हैं। तो ये एक्सेसिबिलिटी है, और सब कुछ आपको नहीं मिलता है नेट के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो किताब के अंदर ही रह जाती हैं, हाफ ऑफ इट चला जाता है। जैसे कोई चीज़ बहुत मशहूर हो गई और वो हर जगह आपको मुख्तलिफ 10-12 वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जैसे मोहसिन साहब की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनका पूरा दीवान अगर आप पढ़ें तो आधे से ज़्यादा तो लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने ये भी लिखा है। ये वो सिर्फ उन लोगों को पता है जिन्होंने किताब हाथ में पकड़ के उसको पढ़ा है। तो इसकी अहमियत कम नहीं होती, मेरे ख्याल में इसकी अहमियत ज़्यादा होती है, क्योंकि खबर पहुंच जाती है कि ये भी इस नाम से भी कोई लिखने वाला है, मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, और फिर जिसने आपको ढूंढना है वो आपको ढूंढ लेंगे। अच्छा, आपने नावल लिखे, और नावल ऑनलाइन भी जाहिर है आपका बुनियादी काम ही वही है, और किताब की शक्ल में भी, दोनों के रिस्पांस में क्या फ़र्क था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल जो यंग जनरेशन है, और ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान से बाहर से मुझे रिस्पांस आता है, अगर मैंने आज तक 30 लोगों से बात की होगी, लेट्स टेक अ फिगर, सो 28 लोगों ने ऑनलाइन ही पढ़ा इसको। ठीक। और अभी भी अगर सर्च इंजन में डालें नावल का नाम, तो वो बहुत सारे आपको क्वेरीज भी नीचे आ जाएंगी कि प्लीज़ फौजिया भट्टी का ये वाला नावल अपलोड कर दें। और किताब फिर बिकी इस तरह से कि अब हमें भी नहीं पता है, बहुत सारे लोग मार्केट से ख़रीद कर तो वो खुद ही आपकी किताब बेच रहे हैं, किसी ने $10 की लगाई है, किसी ने $16 की लगाई, और इस तरह से तो ये तो चलता है। इस मसले पे खालिद शरीफ साहब से ही बात करेंगे कि ऑनलाइन किताब कल्चर के हवाले से, लेकिन कुछ फरहा लाल से सुने में जी जी जरूर। क्या सुनाएंगी आप? फिर एक सॉन्ग रेशमा जी का सुनाऊंगी। जी प्लीज।
बहुत अच्छा गा रही हैं, बड़ी मेहरबानी। बड़ा मजा। तरंग का नया लाजवाब मजा, अब तरंग से बनाए आप भी। सबसे बेहतरीन चाय। हमने इन बच्चों को हाथ धोने का कहा, लेकिन वॉश के बाद रहा सिर्फ एक हाथ साफ। आइए देखते हैं क्यों। जी हाँ, सिर्फ एक हाथ साफ, क्योंकि सेफगार्ड जर्म स्क्रीन टेक्नोलॉजी ज्यादा तरह के जर्म से फाइट करे अगले वॉश तक। सेफगार्ड, पाकिस्तान बेस्ट एंटीबैक्टीरियल सोप। यस 65 नहीं पूरे 100। 65 नहीं अब पूरे 100। अब तो सिर्फ 100 की बात होगी, क्योंकि महंगे पाउडर के मुकाबले में एक्सप्रेस पावर का 1 किलो बैग अब पूरे 100 रुपए कम। यानी एक्सप्रेस पावर दे महंगे पाउडर जैसी धुलाई, वो भी 100 रुपए की बड़ी बचत के साथ। खालिद साहब, मावरा का सफर चल रहा था, उसकी कंटिन्यूएशन करते हैं कि अब आपकी पहली किताब आ गई। अच्छा, ये इदारा बिल्कुल एक किताब से शुरू हुआ जो आज तक इसका मकाम है और अब बहुत कम अच्छे पब्लिशिंग इदारे रह गए हैं। क्या स्ट्रगल थी इसके पीछे? अच्छा, एक तो मैं अर्ज करूं कि अब तक जो हमारा काउंट है ओवर 1000 बुक्स, 1000 किताबें, 1000 किताब से जायद, हम तकरीबन 1200 तक पहुंच गए हैं। माशाअल्लाह। किताबें हम ये शाया कर चुके हैं, जिसमें शायरी है, जिसमें मोस्टली शायरी है, ठीक, और फिर नावल है, कोई 200 नावल है। इसमें रजिया भट्ट है, सलमा कंवर है, हमीदा जबी हैं, ठीक, और महमूद जफर इकबाल हाशमी जो आज के कंटेम्प्रेरी नावल है। फारस मुगल का अभी पिछले हफ्ते नावल आया है, और महमूद हाशमी साहब का नावल मैं जिनाह का वारिस हूँ, वो अभी आने वाला है, इसी हफ्ते में आ जाएगा, जो कि बड़े आई ओपनर्स हैं। ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। जी, कोई रूटीन का नावल नहीं है। ठीक, ये जो मैं जिनाह का वारिस आ रहा हूँ, बहुत खूबसूरत नावल, एक खूबसूरत मौजू पर नावल है। यानी यूँ समझिए कि सारी वैरायटी मावरा में शामिल है। फिर हमने कुछ ऐसी किताबें भी शाया की हैं जो कि बेस्ट सेलर्स जिन्हें कहा जा सकता है, जो कि आज के दौर में कहते हैं किताब नहीं बिकती, लेकिन वो बिकती हैं। सही, ऐसी किताबें हैं। डॉक्टर शाहिद की एंड ऑफ टाइम हमने शाया की, बेशुमार एडिशन उसके छपे। इसके बाद जुल्फ़कार चीमा साहब की 2 टोक बातें, एक साल में 10 एडिशन छपे। ठीक, इसके बाद अभी हमने हसन निसार की काले कौल किताब छापी है, जो उस वक्त लाइमलाइट में है किताब, वो भी चल रही है। और जैसा कि फौजिया ने कहा कि वो ऑनलाइन भी हम उसे ला रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं, और हम होपफुल हैं किताब की तरफ से, हम मायूस नहीं हैं बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मयार का तयन क्या किसी पब्लिशिंग के इदारे की जिम्मेदारी होती है? जी बिल्कुल होती है। मतलब एक किताब मकबूल हो रही है और आपके ख्याल में वो इतनी मायारी नहीं है, तो उस मौके पे क्या डिसीजन होगा एज ए पब्लिशर? अब देखिए, जो शायरी के हिसाब से मयार का तयन है वो एक डिफरेंट चीज़ है। सही, यानी पहले जो मसौदा हमारे पास आता है तो मैं खुद उसे देखता हूँ कि भाई ये वजन में भी है, हाँ, रदीफ काफिया, अगर बेवजन है तो चाहे कोई हो हम उसे माजरत कर लेते हैं या किसी उस्ताद को रेफ़र करते हैं कि भाई पहले इसको देखभाल के ठीक ठाक करा के लाओ, फिर हम इसको शाया करेंगे। इसके बाद ये भी क्राइटेरिया कोई नहीं है कि कोई ये कहे कि मेरी किताब बिक जाएगी और उसका मौजू कोई वल्गर हो या एब्सर्ड हो या कोई ऐसा हो। और ख़ास तौर पे मावरा से मैं कोशिश में ये करता हूँ कि जो चीप पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं उनको हम टच ना करें। ठीक, ये मैं कोशिश करता हूँ। अदब और उसके रुझान ज़्यादा। अच्छा, कहानी तो ये चलती रहेगी, अगर शेर नहीं होंगे तो कहानी में रंग नहीं आएगा। जी जी, क्या सुनाएंगे? बिल्कुल, मैं 2 शेर और एक गज़ल जी आपको अर्ज करता हूँ। हुस्न में नूर है यज़दा का, आहा, खुदा शाहिद है। आहा, हुस्न में नूर है यज़दा का, खुदा शाहिद है, कब मैं इस बात पे ईमान नहीं रखता हूँ। हुस्न में नूर है यज़दा का, खुदा शाहिद है, कब मैं इस बात पे ईमान नहीं रखता हूँ। खुद पसंदी से निकल आओ तो मुझसे मिलना, आहा, मैं बराबर के ताल्लुक पे यकीन रखता हूँ। आहा, मैं बराबर के ताल्लुक पे यकीन। पसंदी से निकल आओ तो मुझसे मिलना, मैं बराबर के ताल्लुक पे यकीन रखता हूँ। और नहीं जाने जहाँ ऐसा नहीं है, आहा, नहीं जाने जहाँ ऐसा नहीं है, ये बंधन टूटने वाला नहीं है। ठीक, न उतरेगा तुम्हारे प्यार का रंग, आहा, ये धीमा है
मगर कच्चा नहीं है। क्या अच्छी बात है, ये धीमा है मगर न कच्चा उतरेगा नहीं। तुम्हारे प्यार का रंग, ये धीमा है मगर कच्चा नहीं है। और अब मैं अपनी रूह देकर जिस्म ले लूं, मैं अपनी रूह देकर जिस्म ले लूं, ये सौदा इस कदर सस्ता नहीं है। ये सौदा इस कदर सस्ता नहीं है। और जब अपने अपने मकसद याद आए, जब अपने अपने मकसद याद आए, खुला हम में कोई रिश्ता नहीं है। ये शेर दोबारा सुनाए। जब अपने अपने मकसद याद आए, खुला हम में कोई रिश्ता नहीं है। और अभी एक लम्हा पहले सोचते थे कि दुनिया में कोई हमसा नहीं है। बहुत अच्छे। अभी बहुत एक लम्हा पहले सोचते थे कि दुनिया में कोई हमसा नहीं है। और अब ये भी नहीं है याद हमको, वजूद अपना कहीं है या नहीं है। वाह 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 वाह। अभी एक लम्हा पहले सोचते थे कि दुनिया में कोई हमसा नहीं है, और अब ये भी नहीं है याद हमको, वजूद अपना कहीं है या नहीं है। और जुदा होने का इस मौसम में खालिद, जुदा होने का इस मौसम में खालिद, उसे भी दुख है पर इतना नहीं है। वाह वाह वाह। उसे भी दुख है पर इतना नहीं है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इतनी फ्रेश गजल है कि ये कभी पुरानी नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल। Anybody can relate to this। अच्छा फौजिया, हमने मयार की बात की कि एक पब्लिशर तो करता है, तो सोशल मीडिया पे क्या मयार उस तरह बरकरार रह सकता है? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। मैं जहाँ हमने देखा किसी का शेर किसी के नाम लगा दिया, किसी कोई मिसरा किसी का ले लिया, कोई मिसरा किसी का ले लिया, हर शख्स शायर बन गया, तो वो मयार रह सकता है? वो मयार नहीं रह सकता। देखिए इस बात के 3 बड़े मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो ये कि शायर को क्रेडिट ना देना बहुत ज्यादती, सबसे बड़ी ज्यादती किसी भी शायर के साथ यही है कि आप उनका शेर पूरी दुनिया में मशहूर कर दे। जैसे खालिद साहब के खुद चंद एक अशार ऐसे हैं कि जो सबको, लेकिन सोशल मीडिया पे बाज़ अशार ऐसे भी हैं जिस पे शायर को क्रेडिट देना भी बड़ी ज्यादती है। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगी। जी बिल्कुल। दूसरा इसका जो मसला है जो मैं देखती हूँ, जिसको मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हूँ और बच्चों को उर्दू ही पढ़ाती हूँ, फंक्शनल उर्दू भी पढ़ाती हूँ, जर्नलिज्म भी पढ़ाती हूँ, तो ये कि उर्दू उनकी लिंग्विस्टिकली तो जो ख़राब थी ही थी, अब उसके हिज्जे भी जी इतने ख़राब हैं उनके कि आप बहुत सारी चीज़ जैसे हवालात है तो वो हे का उनको नो हाउ नहीं है कि वो कौन से, वो हाथी वाले हे से है, वो हलवे वाला हे है, वो कौन सा है। तो इसी तरह बहुत सारे अशार जब आप देखते हैं तो एकदम मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग तो तभी यूज़ करते हैं जब सोने वाले हैं, तो ट्विटर आप अपना चेक कर रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, तो आपकी आंखें एकदम खुल जाती हैं कि यार ये मतलब ये कौन सी उर्दू है जो मुझे नहीं पता, सही, ये आपको नहीं पता। हाँ। तीसरी एक बात ये है कि ये अच्छी बात है कि अब जिसको नहीं भी शायर या राइटर बनना चाहिए था वो बन रहे हैं, क्योंकि अब आप अच्छे तरीके से मयार आप देख सकते हैं। जहाँ पर जो चीज़ सब स्टैंडर्ड होगी वो थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद चली जाएगी। मैं तो कहती हूँ हर किसी को लिखना चाहिए, और जो लोग जिनको नहीं भी आता वो भी लिख रहे हैं उनको ज़रूर लिखना चाहिए, ताकि जो अच्छा लिख रहे हैं कम से कम आपको उनकी पहचान तो होगी। और यही सारे इसके सोशल मीडिया ने, मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया को अभी थोड़ी तहजीब की ज़रूरत है। बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। बहुत अच्छा मीडियम है और यकीनन अवेलेबिलिटी है इसकी, और फ्री अवेलेबिलिटी है। हम अपना मोबाइल खोलते हैं उसमें आ जाता है, लैपटॉप में आ जाता है। लेकिन अब होता ये है कि बाज़ औक़ात एक बेवज़न शेर लगा हुआ है, और बाज़ औक़ात नहीं अक्सर औक़ात बेवज़न शेर लगा हुआ है, और उसकी मालूम हुआ कि 6500 लाइक्स आ गई हुई हैं। सही। और उसके साथ ही किसी बहुत अच्छे शायर की गज़ल लगी हुई है, उसकी 200-300 लाइक्स आई हैं। हाँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा उस वक्त फिर सदमा पहुँचता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ट्रेजेडी हो रही है ना। चले ये तो एक एंगल इन्होंने बताया। अहमद फराज की तस्वीर लगा के आप जो मर्जी शेर लिख दो। अच्छा,
और अल्लामा साहब के को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी नहीं अल्लामा बख्शा। इकबाल के, मोहसिन और नकवी के साथ जो हो रहा है। मोहसिन नकवी के साथ भी जो कुछ हो रहा है, ये बड़ी संजीदा बहस है और ये इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन मौसीकी का सिलसिला साथ साथ जारी रहेगा। फराह मुझे थोड़ा सा बताएंगी अपने ख़ानदान के हवाले से, रेशमा जी के हवाले से, कैसे सीखा, कैसे इब्तिदा की, या मूड नहीं है बताने का, सिर्फ गाने का मूड है, जैसे दिल करे। नहीं नहीं जी, हाँ जी, ये बात नहीं है। हाँ, ये कहाँ से सीखा, बस हमारे वो है खानदान में ठीक गाना जो है, ठीक तो सबक तो वहीं से मिला है। ठीक, भाई सभी गाते हैं, तो जाहिर है मैं भी गाती हूँ, जाहिर है हाँ। इस पे तो सीखा है। फिर मैंने ये गाना शुरू करने के बाद जब इधर टीवी में, फिल्मों में जब गाने किए, तो उसके बाद फिर मैंने अपना उस्ताद रखा, ठीक शफी मोहम्मद, ठीक संगीत उस्ताद उसको बोलते हैं, उनको मैंने फिर उस्ताद बनाया, उनसे मैंने सीखा। फिर बस वो अच्छा, फौत हो ये गए। बताएं क्या वजह है उस इलाके में जहाँ से आपका ताल्लुक है, क्या खूबी है कि इतने बड़े बड़े सिंगर वहाँ से आए? हम वो हैं राजस्थानी हैं, जी जी, ठीक, हमारी मिट्टी सुरीली है। मिट्टी सुरीली है। हाँ, तो उस सुरीली मिट्टी की ये आवाज़ सुनने की फरमाइश करें तो फिर आप क्या सुनाएंगे? तो आप जो कहेंगे मैं सुना दूंगी। जो आपके पास तरतीब लिखी है ना, उसमें से अगला आइटम सुना दें। चले तो फिर मैं ये मैडम नूर जान जी की एक गज़ल है, जी, जो वो मोहसिन साहब जो है, उनके वो जो है मौसीकार जो है, ठीक, मोहसिन रजा साहब, उन्होंने वो बनाई, बहुत अच्छी है, वो मैडम जी ने गाई है। ठीक है। तो और ये भी बता देना ज़रूरी है कि मोहसिन रजा साहब आज हमारे सेट पे मौजूद होते हैं हर प्रोग्राम में, और ये जो मौसीकी का मौसीकार सिलसिला जो है, है इसका इंतज़ाम इंसराम उनके सपुर्द है। अब गुफ्तगू का मरहला ख़त्म हो गया, अब हाँ हम जी। सुनना चाहेंगे। ठीक है। ये कभी
नाज़रीन, ब्रेक से पहले आप फराह लाल को सुन रहे थे और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने गाया। एक मेरे से गलती हुई जिसके बताना बहुत ज़रूरी है। मोहसिन रज़ा साहब से हमारी बड़ी दोस्ती है, हम उनसे मोहब्बत भी बहुत करते हैं, तो इस गज़ल के हवाले से मौसीकार के जब नाम आया तो मैंने उनका नाम ले लिया। ये रईस खान साहब ने इसकी धुन बनाई थी, उस्ताद रईस खान साहब ने, और उन्होंने कंपोज किया था। बाकी मोहसिन साहब हमारे दोस्त हैं तो वैसे तो चल जाता है, लेकिन ये म्यूज़िक में एक संजीदा चीज़ थी। मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरे से ये गलती हुई। अच्छा, जब हम ये फराह से सुन रहे थे तो खालिद शरीफ साहब बड़े बेताब थे और उन्होंने मुझे 2 दफ़ा कहा कि भाई इस गज़ल के हवाले से मैंने एक बात करनी है। तो आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहते थे। अमाल साहब, मुझे रात गए कि ये रिवायत बहुत अच्छी लगी कि आप गुज़िश्तगा को भी याद करते हैं। ये गज़ल जो हमारी सुरीली फ़नकारा फराह लाल ने अभी सुनाई बहुत खूबसूरती से, ये हमारे दोस्त हसन रिजवी मरहूम की गज़ल है जी। और मुझे ये याद आया कि मैं और हसन रिजवी अम्बाले के आलमी मुशायरे में इकट्ठे थे। सही। तो वहाँ ये अनाउंस किया गया कि आज की शाम या आज की रात 2 शायर ऐसे हैं जिनकी जन्मभूमि अम्बाला है। अच्छा। और एक हसन रिजवी था उनमें और एक मैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि नासिर काज़मी भी अम्बाले ही से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक ठीक। जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो वहाँ डिप्टी कमिश्नर भी आए हुए थे और दूसरे लोग भी जो हायर अप्स थे वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के आए हुए थे। उनका कि महाराज कोई खिदमत बताइए। अब रात के 2:30-3 बज चुके थे और अगली सुबह पहली ट्रेन से हमने दिल्ली वापस आना था। तो उनको खिदमत क्या बताते। तो हसन ने कहा और मैंने भी कहा कि हम वो घर देखना चाहते हैं जहाँ हम पैदा हुए थे। अच्छा। मैं जाते हुए, मेरी नानी उस वक्त हयात थी, तो मैं जाते हुए उनसे एड्रेस लेकर गया था कि मैं 6 महीने का था जब वहाँ से लाया गया था। अच्छा। और हसन रिजवी को 2-3 साल के होंगे जब वहाँ से लाए गए थे। तो उन्होंने कहा कि हम, तो उन्होंने जीप में हमें बिठाया और काजीवाड़ा के वो थे वहाँ, और फिर हमारा शेख नथन का मोहल्ला था, वहाँ लेके गए छोटे से मोहल्ले में। तो जब हम वहाँ पहुँचे, गर्मियों के दिन थे और बाहर लोग सोए हुए थे, तो वो हड़बड़ा के लोग उठे रात के 3 बजे कि क्या हुआ। जब उन्हें बताया गया कि भाई पाकिस्तान से कुछ कवि आए हैं, अपना घर देखना चाहते हैं, तो वो समझे कि शायद कब्जा करने आ गए हैं अपने घरों के ऊपर। तो हमने फिर उन्हें बताया कि नहीं, हम पाकिस्तान में बहुत बहुत बेहतर हालात में रह रहे हैं, हम सिर्फ आपसे मिलने और देखने के लिए आए हैं कि हमारा घर यहाँ कहाँ था। तो ये एक वाकया फराह की गायकी सुनते हुए मुझे याद आया, इसलिए मैं थोड़ा बेताब हुआ था कि मैं आपको बता दूं। नहीं, ये वाकया सुनाना बहुत ज़रूरी था। और वो जो है ना, माजी से रिश्ता कायम रखना चाहिए, अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। एक शेर आपका ऐसा है, बहुत सारे शेर हैं जो एक ख़ास ज़माने के तमाम लोगों के जहनों पर नक्श हो गए। खालिद शरीफ साहब का एक शेर है जो एक नस्ल के जहन पर नक्श तो है, उसके शेड्स, कॉनोटेशन और उसकी शोहरत के अजब अंदाज, बजाय इसके कि मैं वो शेर सुनाऊं, इन्हीं से सुनते हैं। और उस शेर के हवाले से जो जो वाक़यात हुए, जिसमें नॉर्वे में भी एक वाक़या हुआ, वो सारे इनसे सुनते हैं। जी। तो पहले पसंद करें कि मैं गज़ल सुना दूं या वो? नहीं, पहले इस शेर के हवाले से बात हो जाए, फिर मैं गज़ल ज़रूर सुनूंगा, दरख्वास्त करूंगा। ये एक गज़ल का ही शेर है, गज़ल में से है। और जिस शेर का आपने तज़किरा किया, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। तो ये शेर लिखा गया उस वक्त, तो मुझे नहीं पता था कि क्या होगा। और इसके पीछे एक वाक़या था कि एक रावलपिंडी में एक दोस्त मेरा था जिससे काफ़ी इकट्ठे मिलना जुलना, हर वक्त की एसोसिएशन थी। वो किसी अपने काम से यहाँ लाहौर के लिए रवाना हुआ और दिने उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ही डाइड एट द स्पॉट। तो उसके बाद कोई 5-6 महीने तक ये समझ नहीं आता था कि अब कहाँ जाएं, किससे बात करें, किससे शेयर करें बातें जो कि नौजवानों की उस वक्त के वो होती हैं। उस दौरान जो चीज़ें लिखी गई उनमें ये एक गज़ल भी थी, वो लिखी गई और दब गई, छप गई, शमा दिल्ली में छपी और कई और जगह छप गई। इसके बाद फिर कोई एक चेयरमैन CDA कोई फौत हुए तो किसी ने निकाल के ये शेर बैनर्स पे लगा दिया। वो जब ये बैनर पे शेर लगा तो फिर ये आगे निकल गया शेर। इसके बाद ये शेर मरहूमीन का शेर ही बन गया। यानी जहाँ कोई ऐसा हादसा हुआ जहाँ तो लोगों ने अखबार में भी लगाना शुरू कर दिया। हत्ता कि मोइन अख्तर का जब इंतकाल हुआ तो 15-20 रोज़ ये शेर
लिखा जाता रहा। अभी हाल ही में जुनैद जमशेद के इंतकाल पे लोगों ने लिखा, ईदी साहब पे लिखा, यानी लोगों ने इसको स्पेशलाइज कर लिया है। और मैं ख़ुद कभी जाता हूँ कब्रिस्तान में, देखता हूँ कि जगह जगह ये शेर लिखा हुआ है। जो नार्वे की आप बात कर रहे हैं, नार्वे मेरे दोस्त हैं जमशेद मसूल साहब, उन्होंने कई बार हमें मुशायरों में बुलाया, बल्कि उन दिनों भी जब अताउल्लाह कासमी साहब वहाँ मौजूद थे तो इन्होंने भी एक बड़ा ग्रैंड मुशायरा कराया, तो इन्होंने भी वहाँ बुलवाया था। तो मैं जब गया नार्वे तो जमशेद साहब अगली सुबह नाश्ते के बाद मुझे कहने लगे आपको मैंने किसी अहम जगह लेके चलना है। मैंने कहा कोई म्यूज़ियम वगैरह दिखाएंगे या कोई ऐसा होगा, नार्वे में काफ़ी मशहूरी है। तो उन्होंने गाड़ी में बिठाया और नार्वे के मरकज़ी कब्रिस्तान में ले गए और अंदर ले जाके मुझे कहा कि ये देखिए ये कब्र जो है इस पे आपका ये शेर 10 साल से लिखा हुआ है, आप यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो अल्लाह की अता हो जाती है। ये चीज़ जो है ये शौरी कोशिश तो नहीं होती कि आदमी कितनी ही कोशिश कर ले कि मेरी ये चीज़ मशहूर हो जाए, वो ये नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला की अता। और इसमें कुछ लोगों का, गाने वालों का भी बड़ा दखल है। मैं समझता हूँ जैसे कि आप देखें कि फैज़ साहब की चीज़, फैज़ साहब कहते हैं मेरी तो रही नहीं, अब ये गुलों में रंग भरे, ये तो मेहदी हसन की हो गई। ठीक है जी, ठीक। ऐसी मैडम की चीज़ें, मैडम ने जो चीज़ें उनकी गाई इस तरह है, मुझसे पहली सी मैंने इसीलिए ख़ास तौर पे बताया कि ये हसन रिजवी की गज़ल है ताकि ये भी रजिस्टर हो कि मैडम ने गाई है। तो उसमें ये था कि आसिफ जावेद ने पहले कैसेट बनाई EMI से मेरी, उसमें इस गज़ल को शामिल किया। उसमें मोहसिन नकवी साहब ने उसकी कमेंट्री की थी, कमेंट्री दी थी, लिखी थी, और यास्मीन ताहिर ने की आवाज़ थी। EMI से वो कैसेट बनी। उसमें फिर परवेज़ मेहदी भाई ने इस गज़ल को बहुत ज़्यादा दुनिया भर में अपने प्रोग्राम्स में गाया। इस पूरी गज़ल को, रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, अपने तमाम दर्द मुझे दान कर गया, ये इसका मुखड़ा है। और ये फिर सारी गज़ल जो है, मैं समझता हूँ कि इसमें परवेज़ मेहदी भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा एहसान है उनका। वो आपने ही बताया था एक वाक़या कि किसी खातून की कब्र थी और उसके ऊपर लिखा था कि बिछड़ी कुछ इस अदा से कि रुती बदल गई। लेकिन जो इसका सबसे मजे का जो मैंने कॉनोटेशन सुना हुआ है ना, वो ये था कि बछड़ा तो इस अदा ये वही सोशल मीडिया के जो बड़ी बड़ी पैरोडीज इसकी आई हैं जो नागुफ्ता भी हैं। अच्छा फाजिया, आपने ज़्यादातर काम किया नस्र में, इंस्पिरेशन और नॉवेल में ख़वातीन का काम बहुत आम है। कुरतुल्लैन से शुरू करें, फिर उसके बाद बानो आपा, वाजदा तबस्सुम, उमैरा, ये आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा? ये जो दो नाम तो आपने बता दी, यही एक जो तीसरा नाम मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी वो अल्ताफ फातिमा सादक है। जो सबसे पहला नावल जो मेरे जहन पे नक्श है, जिसको पढ़ने के बाद मुझे बहुत शौक़ हुआ कि अब मैं उर्दू लिटरेचर पढ़ूँगी, क्योंकि मेरा शुरू से ही ताल्लुक़ जो रहा है वो ज़्यादा जर्नलिज़म की तरफ, और जंग फोरम के साथ भी मैं काफ़ी स्कूल लेवल से काम करती रही हूँ। पहला नावल था जिसने मुझे ख़बरों से बिल्कुल उठाकर किताबों के बीच ला के बैठाया था, वो था दस्तक ना दो, अल्ताफ फातिमा का। आई रेड इट वंस और मुझे फील हुआ कि आई एम नॉट द सेम पर्सन। अभी इतनी समझ तो होती नहीं है 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में कितनी आपको होती, बट आई फेल्ट वेरी लॉस्ट। उर्दू अदब की बात करती है, ज्यादातर बात अंग्रेजी में करती है। वो अब ये मेरा इसमें कसूर भी है, ये हमारे जो है परवरिश अब जिन इदारों में स्कूल वगैरह में पढ़ के हो गई, तो सब मेरी कोशिश तो पूरी रहती है। मैं लिखने में उर्दू का बहुत ख्याल रखती हूँ, अंग्रेजी नहीं लिखती। वो मुझे बहुत महसूस हुआ कि जैसे गुमसुम सा मुझे महसूस हुआ ये नावल पहली दफ़ा पढ़ने के बाद। उसके बाद फिर मैं भूल गई कि मैंने ये पढ़ा था, और फिर सेकेंड ईयर में मैंने ये नावल दोबारा पढ़ा। उसके बाद फिर मुझे एक क्रेविंग स्टार्ट हुई कि मुझे पढ़ना चाहिए। फिर जो एक मेजर ब्रेक था जिसके बाद उर्दू लिटरेचर, मुझे लगा कि अगर उर्दू लिटरेचर नहीं होता मेरी ज़िंदगी में तो शायद मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होती, वो राजा गीत पढ़ना था। और उसके साथ भी यही हुआ कि मैंने उसको बहुत अर्ली एज में पढ़ लिया, आधे से ज़्यादा वो मुझे समझ में नहीं आया। और उसका जो हमेशा वो जो पहले पोर्शन होता था जहाँ पर वो राजा गिद्ध अपना दरबार लगा कर बैठा करता जंगल में, उसको मैं जंप कर जाया करती थी क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आता था। उसके साथ भी यही हुआ कि उसको पढ़ के भी मुझे यही महसूस हुआ कि आप पहले जैसे शख्स नहीं रहे। जब वो किताब आप बंद करते हैं तो आपको लगता है कि एक नई दुनिया आपके सामने खुल गई और आपके यहाँ से जो छोटी एक चीज़ थी वो काफ़ी वसी हो गई है। उसके बाद फिर चल सो चल सिलसिला था, फिर आखिरी शब के हमसफ़र,
कुरुथलैंड का, फिर आग का दरिया, और फिर सब कुछ पढ़ डाला मैं। गौतम नीलंबर का कैरेक्टर आपको इंस्पायर करता है आग के दरिया में? बहुत। अच्छा, ये जो आपने राजा गीत की बात की और कि वो इंसान की शख्सियत बदल देता है, एक वाक़या मेरे ख्याल में नाज़रीन के साथ शेयर करना ज़रूरी है। मैं एक दफ़ा मिला, बानो कुद्सिया और अशफाक साहब दोनों हयात थे, तो अशफाक साहब के सामने ये जुमला कहना ज़रा मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत करके कह दिया कि मैंने कहा कि अशफाक साहब, हम आपके बड़े फ़ैन हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी तहरीरें शौक़ से पढ़ते हैं, लेकिन जो राजा गिद्ध है ना, उसके असर से हम आज तक निकले नहीं। अच्छा, अशफाक साहब भी बड़े आदमी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहते भैया उसके असर से तो हम भी नहीं निकले। वाह वाह वाह, क्या गज़ल उधार है। क्या जी, मैं ये गज़ल जनाब, अच्छा इत्तेफाक से इसकी रदीफ जो है वो आपके प्रोग्राम की है, तो मिलती है, ये गज़ल सामने निकल आई है, तो मैंने कहा ये सुनाई जाए। क्या सुखन उसने कहा रात गए, क्या सुखन उसने कहा रात गए, क्या सुखन उसने कहा रात गए, एक दिया और जला रात गए। वाह 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 वाह। क्या सुखन उसने कहा रात गए, एक दिया और जला रात गए, डाल से हो के जुदा रात गए, एक परिंदे की सदा रात गए। वाह 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 वाह। डाल से हो के जुदा रात गए, एक परिंदे की सदा रात गए, फिर कहीं रात की रानी महकी, फिर कहीं रात की रानी महकी, फिर कोई जख्म खिला रात गए। वाह वाह वाह। फिर कहीं रात की रानी महकी, फिर कोई जख्म खिला रात गए, दिल चटकने लगा गुंचे की तरह, दिल चटकने लगा गुंचे की तरह, अश्क शबनम में ढला रात गए। वाह वाह वाह। अश्क शबनम में ढला, अश्क शबनम में ढला रात गए, फिर उड़ी नींद सभी यारों की, फिर उड़ी नींद सभी यारों की, फिर तेरा जिक्र चला रात गए। वाह वाह वाह। फिर तेरा जिक्र चला रात, फिर उड़ी नींद सभी यारों की, फिर तेरा जिक्र चला रात गए। मैंने कुछ अर्ज किया खिदमत में, मैंने कुछ अर्ज किया खिदमत में, उसने धीरे से कहा रात गए। उसने धीरे से कहा रात गए। मैंने कुछ अर्ज किया खिदमत में, उसने धीरे से कहा रात गए। याद कुछ भी न रहा फिर खालिद, याद कुछ भी न रहा फिर खालिद, जब उसे याद किया रात गए। वाह वाह, बड़े नवाज, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फरा एक दफा फिर आपके पास आएंगे, अब क्या सुनाएंगे? अभी मैं फिर एक मैडम जी की गजल सुना रही हूँ। मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है, वो गोया मुझसे घबराने लगा है। मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है, वो गोया मुझे से घबराने लगा है। मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है, वो गोया मुझसे घबराने लगा है। मुझे
मोहब्बत करके पछताने लगा है, मोहब्बत करके पछताने लगा है। वो गोया मुझसे घबराने लगा है, मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है। बड़ी दानाई जैसे आ गई हो, बड़ी दानाई जैसे आ गई हो, बड़ी दानाई जैसे आ गई हो। मुझे भी देखो समझाने लगा है, मुझे भी देखो समझाने लगा है। वो गोया मुझसे घबराने लगा है, मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है। भुला करने किया एक एक मेरी, भुला करने किया एक एक मेरी, भुला करने किया एक एक मेरी। बड़े एहसान गिनवाने लगा है, बड़े एहसान गिनवाने लगा है। वो गोया मुझसे घबराने लगा है, मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गा रहे हैं। नौजवान जो बच्चे आजकल लिख रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स में ना, उनसे मायूसी का फैशन बहुत है, जी। तो कितना ये दुरुस्त है? अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा जवाब आपको नसर में देता हूँ और थोड़ा सा शेर में देता हूँ। ठीक। ये और भी अच्छा हो जाएगा। पहली बात तो ये कि मुझसे जद्दा में उर्दू न्यूज़ ने एक इंटरव्यू किया था, सही। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ज़रा तकाबुल करके बताइए कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो गज़ल की शायरी हो रही है और पाकिस्तान में जो गज़ल की शायरी हो रही है, इसे आप कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक। चूँकि मेरा सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने उन्हें सही जवाब दिया। मैंने उन्हें ये कहा कि पूरे हिंदुस्तान में आपके जो लोग शायरी फरमा रहे हैं, हमारे एक छोटा सा कस्बा ओकाड़ा, चीचा वतनी, साहिवाल या इसी तरह का कोई छोटे से कस्बे में जो नौजवान इस वक्त शायरी कर रहे हैं, वो उससे बहुत बेहतर है। सही। और अभी आज से कोई 2-3 रोज़ पहले हमारे एक दोस्त ने, जिनका नाम नदीम भाबा, एक अदबी फेस्टिवल किया। जी जी। उन्होंने सीनियर्स को बुलाया और कहा कि आपने सुनना है। ठीक। ग्रीवियंस है जूनियर्स को कि आप उनको सुनते नहीं हैं। बिल्कुल। चुनांचे हम वहाँ करीबन 50 सीनियर्स बैठे थे और 50 जूनियर्स ने सुनाया। अच्छा। और 3 घंटे तक मुसलसल हमने उनके अशार सुने और उनसे महजूज हुए, और हमने एक भी शेर नहीं सुनाया। अच्छा,
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम समझते हैं कि उर्दू शायरी का और उर्दू गज़ल का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है और वो बहुत अच्छा शेर इसमें कोई शक नहीं। मैं अच्छा, इसमें मुझे ये बताइए कि जब अब कोई शख्स अच्छा शेर लिखता है जी, नौजवान है, क्यों लिखे वो? मतलब एक तो ये है ना कि उसके इनर सेल्फ ने उसको इतना मजबूर किया कि शेर लिखे बगैर वो रह नहीं सका, लेकिन ना रिकग्निशन उस नौजवान को मिलती है। ये तो खुशकिस्मती है कि पीटीवी पे इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है और हम लोगों को बुलाते हैं। यूजुअली मीडिया में ये रवाज नहीं है, ना ही इसका कोई मॉनेटरी एडवांटेज है, ना ही ये प्रोफेशन है। तो क्या वजह है, उसके पास क्या रीज़न है इस तरफ आने की? ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। मैं ये कहूँगा कि शायरी कभी भी हमारा प्रोफेशन नहीं रही, माँ सिवाय एक दो हमारे असातिज़ा के जैसे मुनीर नियाज़ी साहब थे या कतील सिफाई थे, उन्होंने सारी उम्र शायरी के अलावा कुछ नहीं किया, उसी से अपनी लिविंग उन्होंने कमाई, जैसे भी चलते रहे वो। बाकी तमाम लोग जो हैं उनका एक प्रोफेशन कोई और होगा जिससे वो अपनी लिविंग कमा रहे होंगे और उसके बाद उन्होंने शायरी को बतौर एक हॉबी के, बतौर एक मशगले के रखा है। अगर इससे कुछ आ गया तो गनीमत है, और वो आता भी बड़ी तपस्या के बाद, बड़े एंड पे जाके वो आता है। अब अनवर मसूद के लेवल को तो आदमी ख्वाब ही देख सकता है ना कि वो पहुंचे वहाँ पे कि पजीराई हर वक्त हो, या जैसे अमजद साहब हैं या इस तरह बड़े जो शोरा हैं। सॉरी, मैं आपकी बात कता करता हूँ। अब आपने जिन लोगों का जिक्र किया, जाहिर मेरे वालिद का और अमजद साहब का, मॉनेटरी वैल्यू के हवाले से बात करें ना, एक बच्चा अभी गाना गाता है जी, वो गाना हिट हो जाता है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू ये सोसाइटी डिटरमिन करेगी या इन सीनियर शोरा की, उसमें बहुत फर्क है। इसमें कोई शक नहीं। तो इसका कुछ सद्देबाब नहीं हो सकता समाजी तौर पे? हाँ, समाजी तौर पर इसका यानी कोशिश तो होती रहती है, हुकूमती सतह पे भी पजीराई करने की कोशिश करते हैं, अवार्ड्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी जो है, अभी भी आप देख लें कि सारी उम्र शेर कहने वाला अगर हो और एक जो है बड़ा अच्छा गुलकार हो, कोई मैच नहीं है। लोग उसको सुनेंगे, क्राउड उसको सुनेगा, अच्छा, कोई मैच नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये एक है सिलसिला। वो बहरहाल हमने ये काम करना है और उन्होंने वो काम करना है। अच्छा फौजिया, मुझे ये बताइए, नीलम अहमद बशीर हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बड़ी सीनियर राइटर हैं, अफसाना लिखती हैं और उनके साथ दोस्ती बड़ी है और कमाल का जुमला कहती हैं वो। उन्हें बड़ी शिकायत है शायरों से ना, वो कहती हैं कि ये जहाँ बैठते हैं लोग कहते हैं शेर सुनाओ, हम लिखने वाले अफसाना, ना हमारे पास किताब होती है, ना इतना लंबा कोई सुनना चाहता है, तो बड़ा मसला होता है। तो ये है मसला? हाँ, ये मसला है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि शायर और दूसरा नसर लिखने वाले में ये फ़र्क होता है कि शायर को शेर सुनाने का शौक होता है, सर माजरत के साथ ही मैं जी जी, लेकिन शायर को होता है शेर सुनाने का शौक। मेरा नहीं ख्याल कि जो भी कोई एक सीरियस जॉनरा लिखने वाला राइटर है वो कभी भी किसी को पकड़ के बिठाएगा और कहेगा कि मेरी कहानी सुने, या कुछ जुबान ज़दे आम जो लताइफ हैं कि वो बंदा जो किसी को पीछे उसके भाग रहा है कि मेरा शेर उसने नहीं सुना, तो ऐसी सिचुएशन आपको नहीं सुनने में आती है। मैं अभी काम कर रही हूँ कुछ इनके ऊपर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मैं ऑनलाइन अपनी स्टोरी, जैसे हम सुनते हैं कि कलाम बज़ुबान शायर जो है, तो अब मैं अपनी कहानी जो भी मैंने लिखी है, तो अब मैं ये ऑनलाइन खुद पढ़ने के लिए आऊँगी और लोगों तक, जो लोग नहीं, जिनकी एक्सेस या जिनके पास पढ़ने का वक्त भी नहीं है, वो या तो अपनी गाड़ी में भी इसको सुन सकेंगे डाउनलोड कर कर, और या वो इसको सोशल मीडिया पे भी देख सकेंगे और सुन भी सकेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी अच्छी रवायत है, ये होना चाहिए सारी दुनिया में। और खालिद शरीफ साहब को यकीनन इस बात का इल्म होगा, सारी दुनिया में किताब के साथ टॉकिंग बुक भी साथ ही मार्केट में आ जाती है चाहिए। और उसकी रीज़न ये होती है कि बहुत सारे लोगों के पास किताब पढ़ने का वक्त नहीं होता, तो आप अपनी गाड़ी में वो टॉकिंग बुक सुन सकते हैं। अब मतलब क्लिंटन की किताब क्लिंटन की आवाज़ में सुनी, स्टिल मी क्रिस्टोफर रीव जो सुपरमैन थे, उनकी किताब हमने उनकी आवाज़ में सुनी। मार्गरेट थैचर की ऑटोबायोग्राफी पाथ टू पावर उनकी आवाज़ में सुनी। तो ये टॉकिंग बुक का कल्चर अभी पाकिस्तान में कम है। फिर वही आपकी बात कता कलामी माफ के, अभी सर भी यहाँ पे बैठे हुए, पब्लिशिंग के जो यहाँ पे हालात हैं, अगर किताब ही छाप दी जाए तो ये एक लिखारी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, लिखना काम है लिखारी का, उसने लिखना है, आप उसको मजबूर करें नहीं करें, वो कहीं छपवाएगा भी नहीं 10-15 बरस उसको, लेकिन वो लिखेगा ज़रूर। एक लिखना, उसकी मुशक्क़त,
और उसके बाद उसको छपवाना इतनी मुशक्कत बन जाती है कि क्रिएटिविटी को जब आप कमर्शियलाइज करते हैं तो आधा क्रिएटिव इंसान तो आप वहीं कत्ल करके फेंक देते हैं कि उसको फिर ये देखना पड़ता है कि यार अच्छा किसी ने मेरा मुसव्वदा उठाया, उसने तो उठा के फेंक दिया, या वो कह रहा है यार ये तो छप ही नहीं सकता, अच्छा यार इसका तो ये हो गया। अब मुझे ये पता है कि एक नॉवल आई टेक 3 years एक नॉवल खत्म करने में, 3 से 3.5 साल उसको लगते हैं, 3-4 साल स्पैन उसका थोड़ा ही होता है, जैसे आपने 15 दिन लिख लिया फिर आप 3 महीने के लिए उसको बंद कर दिया, लेकिन इतने अरसे पे वो मुहीत होता है। उसके बाद फिर वो आप उसकी एडिटिंग खुद अब करते हैं क्योंकि अब आपको मार्केट में इतनी सहूलत नहीं है, क्योंकि पब्लिशर तो आपकी लेगा नहीं, वो कहेगा जी कि तैयार कॉपी मेरे पास लेकर आए, मैं इसको देखूंगा, अगर जिस दिन उसका मूड अच्छा है। वाकई ये सरकारी दफ्तरों वाला हाल हो गया। तो इसमें जब किताब छापना ही तरह मुश्किल है और आप राइटर के इतनी उसकी तज़हीक आमेज़ तरीके तक उसको ले जाते हैं, खासतौर पे जो लोग छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, तो टॉकिंग बुक तो फिर बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है हमारी यहाँ की मार्केट के लिए। बिल्कुल आपकी बात से एक हद तक इत्तेफाक किया जा सकता है। उस सब के बावजूद जो बड़ा राइटर होगा ना, जो बड़ा शायर होगा, उसका शेर खुद बोलेगा, इसमें कोई शक नहीं, मुझे छापो, उसका अफसाना खुद कहेगा कि मुझे पढ़वाया जाए। ये थोड़ी सी संजीदा नहीं होगी? थोड़ी नहीं, काफी होगी। मौसीकी का सिलसिला भी जारी है। मैं अभी आपको एक मैडम जी का गाना सुना रही हूँ जी, पंजाबी सॉन्ग है।
बहुत अच्छे। खालिद साहब, एक सवाल इस ट्रांसमिशन में हम अपने मेहमानों से लाजमी करते हैं कि आपकी जाहिर है बहुत से मशाहिर से मुलाकात रही होगी, फराज साहब का भी जिक्र आया और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके हवाले से किसी एक के हवाले से कुछ बताना चाहें, कोई वाक़या शेयर करना चाहें, कोई बात, कोई याद आपके जहन में हो? एक तो मुझे तालिब इल्मी के ज़माने का वाक़या याद आता है कि पर्शियन सोसाइटी का, बज़्म फ़ारसी का मैं सदर था, तो हमने एक तकरीब रखी कॉलेज में, तो हमने हफीज़ साहब को मदऊ किया और ज़मील साहब की सिफारिश से हमने, ऐसा ही होता था, ठीक, हफीज़ साहब आ गया, हफीज़ जलिंदरी साहब, तो हमने उनसे गुजारिश की कि चूँकि पर्शियन का है तो आप हमें कोई पर्शियन की ही चीज़ सुनाइए। ठीक, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने कहा कि मैं कौमी तराना सुनाऊंगा तुम्हें, और इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ जो है वो उर्दू का है और वो का है, और उसे मैं चेंज करूंगा और मैं उसे करूंगा पाक सरजमीन रा निज़ाम। हाँ, वो उन्होंने सुनाया, ये है। बाकी लेकिन ये कितनी अच्छी बात है और खुशकिस्मती की बात है कि हफीज़ साहब से इस तरह का मकालमा आपने खुद सुना हो। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अभी जो बात हो रही थी और फिर फौजिया ने भी उस पर कुछ बात की शायरों के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि मैं एक नज़्म की कुछ लाइनें जी आपकी नज़र करूँ। इसमें एक लेसन भी है, इरशाद, और वजाहत भी है। जी जी। और इस नज़्म का उन्वान है जी, सुनो लड़की। आहा, सुनो लड़की, ये हम जो लफ्ज़ की माला पिरोते हैं, आहा, ये हम जो अपनी आँखों के किनारों को खामोशी से भिगोते हैं, आहा, ये हम जो दर्द की लहरों को मिसरों में समोते हैं, आहा, ये सब आसान नहीं होता। आहा, वाह वाह वाह, ये सब आसान नहीं होता कि दिल को खून करना और इस कारे ज़िया पर मुस्कुराना इस कदर आसान नहीं होता। आहा, बहुत अच्छा। सुनो लड़की, कभी परवीन शाकिर की मधुर आवाज़ में ये तजुर्बा हम तक पहुँचता है। आहा, कभी परवीन शाकिर की मधुर आवाज़ में ये तजुर्बा हम तक पहुँचता है। कभी ये मुस्तफ़ा ज़ैदी के लहजे में लहू की दास्तां बनकर उभरता है। वाह 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 वाह। कभी मोहसिन के रख्ते शब से हम आवाज़ होता है। आहा, मजीद अमजद शकीब और फैज़ का फैज़ान है हम पर। आहा, मजीद अमजद शकीब और फैज़ का फैज़ान है हम पर। सो किस्सा मुख्तसर, हम सब किताबे दर्द से आगाज़ करते हैं। कहानी मुश्तरक होती है पर उन्वा नहीं होता। ये सब आसान नहीं होता। वाह वाह। ये सब आसान नहीं होता। सुनो लड़की, ये हम शायर बहुत हसास होते हैं। आहा, सुनो लड़की, ये हम शायर बहुत हसास होते हैं। उदासी बाल बिखराए हमारे साथ चलती है। आहा, उदासी बाल बिखराए हमारे साथ चलती है। जरा सी बात को हम दिल पे ले लेते हैं और हफ्तों महीनों तक हमारे रोज़ो शब अपने नहीं रहते। आहा, क्या अच्छी बात है। जरा सी बात को हम दिल पे ले लेते हैं और हफ्तों महीनों तक हमारे रोज़ो शब अपने नहीं रहते। हम अपनी रायगानी से मोहब्बत करते रहते हैं। आहा, नजर आते हैं जिंदा पर मुसलसल मरते रहते हैं। हम अपनी रायगानी से मोहब्बत करते रहते हैं। नजर आते हैं जिंदा पर मुसलसल मरते रहते हैं। हमारे काफिले में काफिले वाले तो होते हैं, सरो सामा नहीं होता। ये सब आसान नहीं होता। वाह वाह। और आखिरी बंद है, ये सब आसान नहीं होता। सुनो लड़की, तुम इस कारे ज़िया के खेल में आ ही गई आखिर, तो ऐसा है। सुनो लड़की, तुम इस कारे ज़िया के खेल में आ ही गई आखिर, तो ऐसा है कि अपने पाँव के छालों को तुमने फूल कहना है। कि अपने पाँव के छालों को तुमने फूल कहना है। हवा की सिसकियाँ सुनकर उन्हें नगमों की सूरत सीने किरतास पर तहरीर करना है। ये तुम जो शायरी का कुफले अबजद खोलने निकली हो, तो सुन लो कि इसका इस्म आज़म सिर्फ खुद को मार रखना है। कि इसका इस्म आज़म सिर्फ खुद को मार रखना है। नफ़ी करना है अपनी ज़ात को और हर्फ की हुर्मत को हिर्ज़े जहाँ बनाना है। ये वो हर्फ की हुर्मत को हिर्ज़े नफ़ी करना है अपनी ज़ात को और हर्फ की हुर्मत को हिर्ज़े जहाँ बनाना है। ये वो तकलीफ़ है जिसका कोई चारा नहीं खालिद। ये ऐसा दर्द है
जिसका कोई दरमा नहीं होता, ये सब आसान नहीं होता। वाह वाह वाह, ये सब आसान नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़ी नवाज, बहुत लुत्फ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्रोग्राम बहुत खूबसूरती से आगे चल रहा है। फौजिया हमारे साथ मौजूद हैं और इनके नावल पे कुछ बात हुई, कुछ अफसाने पे बात हुई, शायरी पे बात नहीं हुई, कुछ सुनाएं। एक तो ये कि जो ये सब लोग लिखते हैं तो इन्हीं को एक तरह का ये ट्रिब्यूट है कि अगले वक्त के अच्छे लोगों, अगले वक्त के अच्छे लोगों, तुम में से कुछ शायर थे, कुछ जज्बे लिखने वाले थे, कुछ राही थे किसी मंजिल के, कुछ रास्ते ढूंढने वाले थे, कुछ बातें करने वाले थे, कुछ सह सह मरने वाले थे। तुम चले गए, तुम खाक हुए, तुम चले गए, तुम खाक हुए, पर लफ्ज अपने सब छोड़ गए। हम सारे हर्फ चुनते हैं, इन आवाजों को सुनते हैं, जो दिल से तुम्हारे निकली थीं, जो कलम से रूह पर नक्श हुई, वो सभी सदाएं सुनते हैं। अगले वक्त के अच्छे लोगों, हम भी जग से पार आएंगे, यही विरासत छोड़ आएंगे, एक दिन तुमसे मिल जाएंगे। वाह, बहुत अच्छी, बहुत थैंक यू। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आखिर में क्या सुनाएंगे? बड़ी हार मंडले आईने तेरे नाल
घड़ी नो ताक दी